हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारत की प्रमुख कृषियों के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपण कृषि के बारे में विस्तार से जाना। एक बार पुनः शॉर्टली परिचय देते हुए उन चारों कृषियों के प्रकारों को हम समझेंगे और फिर आज हमारा नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो प्राचीन समय में की जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था जीवन यापन करना। इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भूमि अधिक और जनसंख्या कम होती है। कम जनसंख्या के लिए अधिक भूमि पर पैदावार की जाती थी, इसलिए कृषि के प्राचीन तरीकों का ही इसमें इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि सिंचाई कार्य भी इसमें नहीं होता था। यह कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर मानी जाती है। इस कृषि का एक स्वरूप कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि के रूप में हमने देखा था, जिसमें स्थान बदल बदल कर कृषि को किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बाद दूसरी कृषि जो हमने देखी वो थी गहन जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका और गहन जीविका निर्वाह कृषि में एक विशेष अंतर यह देखने को मिलता है कि जहां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में भूमि अधिक और जनसंख्या कम होती है, वहीं गहन जीविका निर्वाह कृषि में भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। यानी एक तरफ भूमि अधिक और जनसंख्या कम है तो दूसरी तरफ भूमि कम और जनसंख्या अधिक। अधिक जनसंख्या के लिए कम भूमि पर पैदावार जब की जाती है तो कृषि के आधुनिक तरीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसे मानसून पर आधारित नहीं छोड़ा गया, मानसून के सहारे नहीं छोड़ा गया कि बीज बो दिया, बारिश होगी और फसल पैदा हो जाएगी। नहीं, इसमें मानसून के साथ साथ यानी वर्षा के साथ साथ इसमें सिंचाई कार्यों को भी बढ़ावा दिया। कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। फसलों को जल दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से जब वर्षा होती है उसके माध्यम से, जबकि कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा उनको जल प्रदान किया जाता है, नहरों, बांध, तालाब, नदियों या अन्य किसी तरीके के माध्यम से। तो फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है और यही प्रक्रिया अपनाई जाती है गहन जीविका निर्वाह कृषि में। कारण है यहाँ भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है। कम भूमि पर अधिक जनसंख्या के लिए जब पैदावार करनी हो तो ऐसे तरीकों को अपनाना पड़ता है। वहीं नंबर 3 वाणिज्य कृषि, जिसका मूलभूत उद्देश्य हमने देखा कि लाभ की प्राप्ति। यहां उत्पादित होने वाली समस्त फसलों को, समस्त वस्तुओं को, यानी जो भी फसल पैदा हो रही है उसका अधिकांशतः भाग या कह सकते हैं समस्त भाग उद्योगों में भेज दिया जाता है, इसका व्यापार कर दिया जाता है। कई बार तो दूसरे देशों में इनका निर्यात भी किया जाता है, यानी ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इनका मूलभूत उद्देश्य व्यापार करना होता है, तो इस उद्देश्य के लिए यहाँ उन्नत खाद, उन्नत बीज और उन्नत तकनीक का यहाँ इस्तेमाल होता है। वहीं नंबर 4 रोपण कृषि, जो वाणिज्य कृषि का एक रूप है, लेकिन अंतर इतना सा है कि जहां वाणिज्य कृषि में बीज को बोया जाता है तो वहीं रोपण कृषि में पौधे को रोपा जाता है। रोपण कृषि विशाल बागानों में की जाती है, लंबे चौड़े क्षेत्रों में की जाती है, भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उत्पादित होने वाले समस्त पदार्थों को उद्योगों में भेज दिया जाता है। यह कृषि और उद्योगों के मध्य कड़ी का कार्य करती है, यानी उत्पादित हुई फसलों को उद्योगों में भेजा जाता है, क्योंकि यहां उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो फसलें हैं, उनका मानव प्रत्यक्ष रूप से इतना उपयोग नहीं करता। जैसे कपास की बात कर लेते हैं,
अब कपास का एक पौधा है जिसमें से हम कपास प्राप्त कर रहे हैं, रुई प्राप्त कर रहे हैं, उस रुई का प्रत्यक्ष इस्तेमाल कितना होता है? हालांकि हम करते हैं, ऐसा नहीं है, रजाई गद्दे आदि भरवाने में, रुई की बाती बनवाने में, ऐसे कई कार्यों में हम रुई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस रुई का यानी उस कपास का ज्यादा इस्तेमाल होता है धागा बनाने में। इससे बनता है धागा और धागे से बनते हैं वस्त्र। तो कपास उत्पादित होने के बाद भेज दी जाती है उद्योगों में। गन्ना, जो मैंने बताया था कि गन्ने का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कम और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक। उसी तरह से रबर आदि हैं, ये ऐसी फसलें हैं जो उत्पादित होने के बाद भेज दी जाती हैं उद्योगों में। तो ये 4 प्रकार की कृषियों की चर्चा हम विस्तार से कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है शस्य प्रारूप। शस्य यानी फसल, फसलों का प्रारूप। हमारे देश के अंतर्गत ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर फसलों के प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। हमारी कृषि जो मानसून पर डिपेंडेड है, ऐसे में किसान नहीं चाहता कि भूमि को पड़ती छोड़ा जाए या वर्ष के किसी एक मौसम में ही उत्पादन हो और शेष मौसम में किसान बेरोजगार रहे। ऐसे में किसान वर्ष के तीनों मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात, इन तीनों ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोता है, एक रोटेशन के आधार पर, जिसे फसल चक्र का नाम भी दिया जाता है। एक के बाद एक क्रम चलता रहता है। सर्दियों में अलग फसलें बोई जाती हैं, गर्मियों में अलग फसलें बोई जाती हैं, वर्षा काल में अलग होती हैं। तो इस आधार पर फसल प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे फसल चक्र या शस्य प्रारूप के नाम से जाना जाता है। और ये 3 प्रकार की जो फसलें हैं, जो ऋतुएं हैं, वो हैं रबी, खरीफ और जायद। हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतुओं में फसल को या फसल ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया, रबी की, खरीफ और जायद की फसलें। अब कौन सी फसल कब बोई जाती है, जरा वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की। रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और लगभग अप्रैल से जून के मध्य इन्हें काट लिया जाता है। हालांकि इससे पहले ही इनकी कटाई प्रारंभ हो जाती है, मार्च अप्रैल में ही इनकी कटाई होना आरंभ हो जाती है। लेकिन अगर अप्रैल में बोया है तो मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती है और लगभग दिसंबर तक बोया है, अक्टूबर में बोया है तो मार्च अप्रैल तक, और दिसंबर तक बोया है तो मई जून तक ये कटकर तैयार हो जाती है। हालांकि बहुत कम स्थिति देखने को मिलती है कि जब ये फसल जून तक के मौसम में पहुंचती है। लेकिन हम सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में अप्रैल से जून तक का इसमें समय शामिल किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो फसलें आती हैं वो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों को शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के समय काले रंग का एक मच्छर हमें बड़ा परेशान करता है। ये काले रंग के मच्छर हमारी आंखों में चले जाते हैं। ये कहां से आते हैं? ये जब सरसों की फसल की कटाई होती है तो सरसों को छोड़कर ये वातावरण में विमुक्त हो जाते हैं, वातावरण में फैलते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं। अब सरसों की फसल कटती है कब? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कटती है, बोया जाता है इसे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। मार्च अप्रैल का ही समय ऐसा होता है कि जब हम गेहूं की फसलों को अपने घर लेकर आते हैं। आपके परिवार में भी देखा होगा, वर्ष भर के गेहूं एक साथ एकत्रित कर लिए जाते हैं, संग्रहित कर लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनकी बुवाई होती है और इसके बाद अप्रैल से जून के मध्य इनकी कटाई हो जाती है। ध्यान रखना, कहीं कहीं पर यह समय अक्टूबर से नवंबर देखने को मिलता है और
अप्रैल से जून की जगह ये मार्च से अप्रैल देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा ना कि हम किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो क्राइटेरिया है उसे बढ़ा दिया जाता है। तो रबी की फसलें जो हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य इन्हें काट लिया जाता है। इन फसलों में जो शामिल की जाती हैं वो गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, इनको शामिल किया जाता है। अब यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है? किन्हीं 2 रबी फसलों के नाम बताइए 1 नंबर में, या 4 पूछी जा सकती हैं कि किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम बताइए। तो आपको कोई से भी 4 याद करने। रबी फसलों के बाद दूसरी फसल आती है, यानी दूसरी शस्य ऋतु है, और वो है खरीफ की फसलें। रबी के बाद शामिल होती है खरीफ। ये फसल जो बोई जाती है वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई के मध्य मानसून आ जाता है, तो मानसून के आगमन के साथ इन्हें बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। इन फसलों को खरीफ की फसल का नाम दिया जाता है। इन फसलों में मुख्यतः जैसे चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। देखा होगा आप लोगों ने, सर्दियों की जब मौसम आती है तो हम बाजरे से बनी हुई वस्तुएं खाते हैं। बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की रोटी है। अब ये बाजरा कब आ रहा है? देखिए आप, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो रही है। अक्टूबर में कटाई होना शुरू होती है, पैकिंग होती है, इकट्ठा बाजारों में आता है, हम खरीदते हैं। तो ये समय लगभग नवंबर दिसंबर तक का आ जाता है, और नवंबर दिसंबर का वो समय कौन सा होता है? सर्दियों का समय आ जाता है। तो सर्दियों में इसकी कटाई हो जाती है और मानसून के आगमन के समय इनकी बुवाई की जाती है। उसी प्रकार से मूंगफली भी देख लीजिए, ये भी उसी समय विशेष रूप से आती है। हालांकि मूंगफली का तो स्टॉक कर लिया जाता है जिसे पूरे वर्ष भर बिछा जाता है, लेकिन वो समय ऐसा होता है जब मूंगफली की आवक होती है और हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो खरीफ की फसलें ये बोई जाती हैं मानसून के आगमन के समय और इनकी कटाई कर ली जाती है सितंबर और अक्टूबर के मध्य। इसके अलावा देखिए आप, चावल की जो एक फसल है, जरा समझें बात को। चावल की जो ये फसल है, ये फसल रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में ही बोई जाती है। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि चावल की फसल जो है वो दक्षिण भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसलिए वहां पर चावल पूरे वर्ष भर बोया जाता है। और यहां चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, और वो है ओस, अमन और बोरो, जिसकी चर्चा मैंने की थी। चावल की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो। ओस शीतकालीन समय में या सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल ओस। अमन मानसून काल में या वर्षा काल में जो बोई जाती है उसे कहेंगे अमन। और बोरो ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली चावल की यह फसल बोरो के नाम से जानी जाती है। अब इसे याद कैसे किया जाए, यह भी कई बार होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ओस, आप समझिए, सर्दियों के मौसम में ओस गिरती है, तो सर्दियों के मौसम में ओस गिरती है, तो ओस नामक ये जो प्रकार है चावल की फसल का, वो शीतकाल हो गया। सर्दियों से शीतकाल हो गया, ओस यानी ओस गिर रही है और उसी ओस से ही हो जाता है। फिर बोरो, इसको देखें पहले, बोरो से बनता है बोरी। बोरी जिसमें गेहूं वगैरह भर के लाते हैं, और बोरी को अगर हम ओढ़ लेते हैं तो हमें क्या लगाती है? गर्मी लगाती है। तो बोरी को ओढ़ने से गर्मी लगती है, तो ऐसे ही बोरो से यानी ग्रीष्मकाल, यानी बोरो बोई जाती है ग्रीष्मकाल में। अब बचता है बीच में अमन। अब इस अमन को डायरेक्ट बचा कुचा मानसून काल है उससे देख सकते हैं।
अन्यथा अमन यानी मानसून के आने से हर तरफ हरियाली छा जाती है, चाहूं और अमन का वातावरण होता है, सुख चैन का वातावरण होता है, जीवन पुनः जीवित हो चुका होता है। तो इसलिए अमन यानी मानसून। और ये अमन याद भी ना करे तो इन दोनों के बाद बचा हुआ हिस्सा अमन ही होगा। तो चावल एक ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है और 3 इसमें उत्पादन किया जाता है, 3 ऋतुओं के रूप में, 3 प्रकार की फसलों के रूप में, यानी ओस, अमन और बोरो। यानी दक्षिण भारत के लोग भूमि को परती नहीं छोड़ते। परती छोड़ने का मतलब होता है कि भूमि को खाली नहीं छोड़ते, रिक्त नहीं छोड़ते। जैसे ही एक फसल की कटाई हुई दूसरी फसल की बुवाई तुरंत कर दी जाती है। वहीं इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो एक तीसरा प्रकार आता है और वो है आपके जायद फसलों का। रबी और खरीफ के बाद तीसरी फसल जायद फसल। यह अत्यंत छोटे समय में, कम समय में उत्पादित होने वाली फसल है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा ऐसी फसलों में, जायद फसलों में शामिल की जाती हैं। देखिए जरा, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। अब रबी और खरीफ के मध्य कब, जरा देखें, समझें बात को। हमने देखा था कि रबी की फसल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य मतलब होगा यार 10वां महीना अक्टूबर का और 12वां महीना दिसंबर का। मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में और मई जून में इसकी कटाई कर ली जाती है अलग अलग क्षेत्र के आधार पर। तो हम इसको लेकर चलते हैं ओनली मार्च अप्रैल के हिसाब से, यानी मार्च अप्रैल में हो गई इसकी कटाई। किसकी हो गई? रबी की कटाई। ये तो हो गया रबी। 10वां महीना अक्टूबर, 12वां महीना दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसकी बुवाई हुई है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो गई। इसके अलावा खरीफ हमने देखा था कि मानसून काल के आगमन के समय, अब मानसून जो आता है वो जून जुलाई के मध्य आता है, तो जून जुलाई के मध्य खरीफ की क्या हो जाएगी? बुआई हो जाएगी। और अक्टूबर नवंबर के मध्य इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में, इस प्रकार से, क्योंकि एक निश्चित तो एरिया है नहीं, निश्चित समय नहीं है कि भैया अक्टूबर आया नहीं कटाई करना शुरू कर दो। फसलों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फसल पकी है या नहीं पकी है, तमाम अन्य परिस्थितियां भी होती हैं। तो ऐसे में उस समय इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ हो गया। अब बचा कौन सा समय? आप देखिए, बचा समय ये बीच का, अप्रैल से लेकर जून का समय। और इस अप्रैल से लेकर जून के समय में ही होती है क्या? जायद फसलों की बुवाई और कटाई। अल्प अवधि में उत्पन्न होने वाली ये फसलें होती हैं जो लगभग 1 से लेकर 2 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। अब आप देखें, कोई सा भी महीना ऐसा नहीं रहा, कोई सा भी समय ऐसा नहीं रहा जहां भूमि को परती छोड़ दिया जाए। हम शुरुआत करते हैं अक्टूबर से ही। देखिए, अक्टूबर नवंबर में बुवाई हो गई रबी की, अक्टूबर नवंबर में बुवाई हो गई है, फसल पैदा हो रही है, चलते चलते मार्च अप्रैल आ गई, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का ये समय हो गया। अप्रैल के बाद जैसे ही ये कटता है अप्रैल मई में, उसके बाद अप्रैल में कटने के बाद जायद को बो दिया। अप्रैल मई जून जायद की फसलें बोई जाएंगी, काटी जाएंगी। जैसे ही इसकी कटाई होगी खरीफ की फसल को बो दिया जाता है जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ को बोया जाता है और लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये तैयार होती हैं। जैसे इसकी कटाई होती है रबी को फिर बो दिया जाता है। अब बताइए भूमि को परती कहां छोड़ा गया? यानी यहां पर लगातार फसलों को बोया जाता है, भूमि को रिक्त नहीं छोड़ा जाता, और इसी को कहा जाता है फसल चक्र, शस्य प्रारूप या फसल प्रारूप। यहां देखिए, गन्ने की फसल के लिए एक विशेष लाइन दी गई है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। जब गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है तो गन्ने को रबी, खरीफ और जायद किसी में भी शामिल नहीं किया जाता। कारण है कि बुवाई से लेकर कटाई तक का पूरा लगभग 1 वर्ष का समय आ गया,
और 1 वर्ष के इसी समय के कारण इसे किसी विशेष उसमें शामिल नहीं करते। अन्यथा देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में भी हमें गन्ना देखने को मिलता है, मार्च अप्रैल मई जून के अंतर्गत भी हमें गन्ना देखने को मिलता है। तो गन्ना एक ऐसी फसल है जो लगभग साल भर में तैयार होती है, इसीलिए इसे किसी विशेष फसल प्रारूप में शामिल नहीं किया जाता। तो आज हमने शस्य प्रारूपों के बारे में जानकारी हासिल की। हमारी कई चीजें हो चुकी हैं, आप देखिए। सबसे पहले कृषि के 4 प्रकार और दूसरा शस्य प्रारूप। इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 नंबर का इसलिए क्योंकि 3 प्रकार हैं, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम में आरबीएसई हो या एनसीईआरटी हो, ये ध्यान रखना, एसएस के अंतर्गत विशेष रूप से जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिवाइडेशन मार्क के अकॉर्डिंग होता है। अब वो मार्क के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे यहां पर शस्य प्रारूप में 3 प्रकार की फसलें बताई गई, रबी, खरीफ और जायद, यानी 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट हैं, ये कितने नंबर के बन गए, 1-1 नंबर के 3। इस तरह से पूछा जा सकता है। या पर्टिकुलर एक टॉपिक 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि रबी फसल पर टिप्पणी ओनली, या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 या किन्हीं 2 रबी फसलों के नाम, खरीफ फसलों के नाम या जायद फसलों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से यहां पर 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आज हमने शस्य प्रारूप के बारे में जानकारी हासिल की। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।